हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल द लैबरेट्स। हम कर रहे हैं न्यूक्लिक एसिड लेक्चर सीरीज और ये वीडियो इस लेक्चर सीरीज का पार्ट 4 है। न्यूक्लिक एसिड्स हैव पोलैरिटी, यानी कि न्यूक्लिक एसिड में एक सर्टेन पोलैरिटी होता है, एक सर्टेन डायरेक्शनैलिटी होता है। ये डायरेक्शनल होते हैं, डायरेक्शनल मॉलिक्यूल है। ओके इसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे। जिन्होंने इस लेक्चर सीरीज के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है एंड वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक। न्यूक्लिक एसिड से यहाँ हम डीएनए एंड आरएनए दोनों की बात कर रहे हैं। डीएनए एंड आरएनए, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। ये लीनियर पॉलीमर्स होते हैं जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स के बने होते हैं। ओके सो ये लार्ज न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स के बने होते हैं, लीनियर पॉलीमर्स होते हैं, और ये सारे ही न्यूक्लियोटाइड सब यूनिट्स आपस में बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं। इस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ओके सो अगर हम न्यूक्लिक एसिड में डीएनए की बात करते हैं, डीएनए या आरएनए दोनों में ही डायरेक्शन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे हम डीएनए का एग्जांपल लेते हैं। अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए एक हेलिकल मॉलिक्यूल है एंड डबल स्ट्रैंडेड होता है। इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में, इस लेक्चर सीरीज का जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसमें डिटेल में आपको मैं समझा दूंगी। ये डीएनए का हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। ओके सो बेसिकली ये और ये दो डिफरेंट स्ट्रैंड हैं, दो डिफरेंट पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं जो कि इसी तरीके से हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। डबल स्ट्रैंडेड एंड हेलिकल स्ट्रक्चर। ओके सो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम डायरेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लिक एसिड में जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उन्हें हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रीड करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लिक एसिड को हम हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा स्ट्रैंड भी होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ओके सो यही हमें समझना है कि 5 प्राइम क्या होता है, 3 प्राइम क्या होता है, एंड हम ये प्राइम सिंबल जो यूज कर रहे हैं अपने नंबर्स के साथ, ये जो प्राइम हम यूज कर रहे हैं ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्शनैलिटी, है ना। डायरेक्शनैलिटी या किसी भी मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो होता है, वो क्यों ज़रूरी होता है। ओके सो लेट्स सपोज कि अगर हम न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड का कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में देखते हैं। सपोज ये एक छोटा सा न्यूक्लिक एसिड स्ट्रैंड है, इसका डायरेक्शन लिख देते हैं हम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। न्यूक्लिक एसिड एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है। किसी भी पर्टिकुलर जीन, किसी भी पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंडिंग साइट, किसी भी तरीके के सीक्वेंस साइट की अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए रैंडमली इतने बड़े मॉलिक्यूल में, हम वो इंफॉर्मेशन कितना और कहाँ ढूंढेंगे। वहाँ पे डायरेक्शनैलिटी एंड जो पोलैरिटी होता है किसी भी मॉलिक्यूल का, फॉर एग्जांपल अगर हम अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में लिखते हैं प्रोटीन में, पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंसेस में हमारे पास एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होता है, एक हमारे पास एन टर्मिनल होता है या अमाइनो टर्मिनल हम बोलते हैं, है ना। ये हम कहाँ पे देखते हैं, पॉलीपेप्टाइड में। सिमिलरली अगर हम इतने लार्ज मॉलिक्यूल जो कि हमारा डीएनए या फिर आरएनए होता है, इतने बड़े सीक्वेंस में अगर किसी पर्टिकुलर जीन, किसी पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंडिंग साइट को लोकेट करना है, उसके लिए डायरेक्शन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ओके सो लेट्स सपोज कि हमने इस डीएनए स्ट्रैंड के एक छोटे से सीक्वेंस को हम यहाँ पे विजुलाइज कर रहे हैं। ठीक है, इस सीक्वेंस का ये 5 प्राइम एंड है एंड ये 3 प्राइम एंड है। ना सपोज ये हमारा कोई जीन एक्स का सीक्वेंस है यहाँ पे। ओके जीन एक्स के पास ही एक प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। फॉर एग्जांपल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बाइंडिंग साइट्स होती हैं, किसी भी पर्टिकुलर रेप्लिकेशन के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है उनकी बाइंडिंग साइट्स होती है उसी तरीके से। यहाँ पे ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन बाइंडिंग साइट है। लेट्स सपोज हमारा जीन एक्स जो है वो अराउंड 1000 न्यूक्लियोटाइड पोजीशन पे है। ओके एंड इस जीन और इस प्रोटीन बाइंडिंग साइट के बीच ये जो हमारा पर्टिकुलर सीक्वेंस है, ओके सपोज ये 70 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस है।
सो नाउ अगर हमें इस जीन एक्स एंड प्रोटीन बाइंडिंग साइट के पोजीशन को लोकेट करना है, उसे थ्योरेटिकली लिखना है, हम कैसे लिख सकते हैं? सो हम जीन एक्स को क्या बोल सकते हैं? जीन एक्स हमारा 1000 न्यूक्लियोटाइड से लेट सपोज 1300 न्यूक्लियोटाइड तक है, एंड पीबीएस को हम कैसे लिख सकते हैं? हमारा प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो है इट इज 70 न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम जीन एक्स टुवर्ड्स द 5 प्राइम डायरेक्शन। हमें अब पता है कि अगर जीन एक्स और हमारे प्रोटीन बाइंडिंग साइट में 70 न्यूक्लियोटाइड का डिस्टेंस का डिफरेंस है, तो किस साइड में डिफरेंस है? मतलब प्रोटीन बाइंडिंग साइट और जीन एक्स के बीच में 70 न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस तो है, डिस्टेंस तो है, लेकिन प्रोटीन बाइंडिंग साइट 5 प्राइम डायरेक्शन की तरफ है ना? तो ये सारी चीजें लोकेट करने में, थ्योरेटिकली लिखने में, रिप्रेजेंट करने में बहुत कन्वीनियंट हो जाता है ना? अब इसे दो तरीके से हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को, है ना? या तो हम 5 प्राइम लिखें या हम इसे अपस्ट्रीम भी लिखते हैं। कहीं पे भी कोई भी सीक्वेंस अगर हम 5 प्राइम के तरफ डिनोट कर रहे हैं तो हम उसे अपस्ट्रीम लिख सकते हैं। सो यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम प्रोटीन बाइंडिंग साइट इज 70 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम टू द जीन एक्स। ओके, प्रोटीन बाइंडिंग साइट जो है जीन एक्स के 70 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम डायरेक्शन में प्रेजेंट है। सिमिलरली इस डायरेक्शन को या तो हम 3 प्राइम लिख सकते हैं, ओके, या तो हम डाउनस्ट्रीम लिख सकते हैं। सो अगर यही प्रोटीन बाइंडिंग साइट इधर प्रेजेंट होता है ना, तो इसे हम लिखते हैं प्रोटीन बाइंडिंग साइट y इज 70 न्यूक्लियोटाइड डाउनस्ट्रीम टू जीन एक्स। नाउ यहाँ पे ये चीजें तो क्लियर हो गई। अब ये प्राइम को हम क्यों यूज करते हैं? डायरेक्शन लिखते टाइम हम सिर्फ 5 या 3 क्यों नहीं लिखते हैं? प्लस 5 का क्या मतलब है, 3 का क्या मतलब है, प्राइम का क्या मतलब है ना? इन सारी चीजों को समझते हैं। सो न्यूक्लियोटाइड, पहले तो हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जो बेसिक यूनिट्स होते हैं डीएनए के या आरएनए के, ठीक है? जिन्हें डीएनए के कॉम्पोजिशन के बारे में जानना है वो इस लेक्चर सीरीज के पार्ट 2 को देख सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, प्लस वहाँ पे आपको बहुत इजी ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को याद रख सकते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के स्ट्रक्चर को याद कर सकते हैं। ओके, सो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर, के इसमें प्रेजेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप, एंड इसमें प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस बेस। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, ये हम डीऑक्सीराइबोज ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 2 प्राइम पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप सेकंड वाली वीडियो देखिए। सो ये हमारा फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड कार्बन हो गया, ये थर्ड कार्बन हो गया, ये फोर्थ कार्बन हो गया, एंड ये फिफ्थ कार्बन हो गया। ठीक है, फिफ्थ कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप, एंड फर्स्ट कार्बन से जुड़ा होता है नाइट्रोजनस बेस। सो ये नाइट्रोजनस बेस हो गया। नाइट्रोजनस बेस के जितने भी एटम्स हैं उनकी नंबरिंग हम कर देते हैं। सो ये नाइट्रोजन का फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ सेकंड कार्बन है, थर्ड नाइट्रोजन है, फोर्थ कार्बन है, फिफ्थ कार्बन पे एक अमाइनो ग्रुप मिथाइल ग्रुप है, एंड यहाँ पे ये सिक्स्थ कार्बन है। ओके, सो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट्रोजनस बेस जो है थाइमीन या फिर दूसरे जो नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं उनमें भी हमने कार्बन नंबरिंग कर रखी है। यहाँ पे 1 to 6 है, एंड यहाँ पे पेंटोज शुगर में भी हमारी कार्बन नंबरिंग है जहाँ पे 1 2 3 4 5। ओके, 1 to 5 यहाँ पे भी है। अब जब हम न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर देखते हैं वहाँ पे नंबरिंग, जो एटम की नंबरिंग होती है किसी भी मॉलिक्यूल में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पेंटोज शुगर की बात करें तो यहाँ इसके फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा हुआ है, सेकंड कार्बन पे ये डिसाइड होता है कि ये डिऑक्सीराइबोज है या राइबोज शुगर है ना? तो यहाँ पे डिऑक्सीराइबोज है क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप नहीं है। थर्ड कार्बन से नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप का एक ऑक्सीजन जुड़ा होता है, फिफ्थ कार्बन पे यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। ओके, सो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सारे एटम की नंबरिंग यहाँ पे, क्योंकि 2 बार 1 to 5 1 to 5 है, तो पेंटोज शुगर की एटम नंबरिंग एंड नाइट्रोजनस बेस की एटम नंबरिंग में कोई कंफ्यूजन ना हो, इन नंबरिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए पेंटोज शुगर में जो भी हम नंबरिंग करते हैं उसके साथ हम प्राइम अटैच करते हैं। सो ये 1 प्राइम हो जाता है, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। सो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे आ गया हमारा ईस्टर बॉन्ड जो कि फॉस्फेट ग्रुप एंड पेंटोज शुगर के फिफ्थ कार्बन के बीच होता है।
ईस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप एंड थर्ड कार्बन के OH ग्रुप के बीच में भी होता है, जो कि एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है। इसके अलावा पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड होता है इसे हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ओके, सो ये हमारा इस तरीके से पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है एंड ये चौथा न्यूक्लियोटाइड है। ओके, और हर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ा हुआ रहता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। सो टर्मिनल्स की अगर बात करें तो जब हम 5 प्राइम टर्मिनल की बात करते हैं तो बेसिकली 5 प्राइम टर्मिनल पे 5th कार्बन होता है एंडिंग में। ओके, पेंटोज शुगर का 5th कार्बन होता है एंड में, और उस 5th कार्बन से जुड़ा होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो इस एंड को हम बोलते हैं 5 प्राइम, वो एंड जहां पे सबसे लास्ट में पेंटोज का 5th कार्बन होता है जिससे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। दूसरे टर्मिनल की बात करें तो यहाँ पे थर्ड कार्बन होता है, इसका थर्ड कार्बन होता है जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप। ओके, सो 3 प्राइम टर्मिनल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे पेंटोज शुगर का थर्ड कार्बन होता है एंड में जिसपे OH ग्रुप जुड़ा होता है। सो 5 प्राइम, यहाँ पे 5 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज विथ फॉस्फेट ग्रुप। ओके, एंड 3 प्राइम पे क्या होता है, 3 प्राइम कार्बन ऑफ पेंटोज। कभी कभी हम देखते हैं कि न्यूक्लियोटाइड का जब सीक्वेंस लिखा जाता है ना तो वो ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, 5 प्राइम P C G A T T A G C एंड सो ऑन एंड 3 प्राइम। ओके, सो इस तरीके से भी सीक्वेंस लिखा जाता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे ऑलरेडी डिनोट किया जाता है कि हाँ 5 प्राइम एंड पे क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को लिखा जाता है। सो यही सिग्निफिकेंस था ओवरऑल 5 एंड 3 का एंड देन प्राइम का। और इसी तरीके से इनका यूज होता है न्यूक्लिक एसिड के पोलैरिटी या फिर उनके डायरेक्शनलिटी को शो करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रिसेंट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो से रिलेटेड किसी भी क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। अपने किसी भी क्वेरी एंड रिसेंट अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटिंग।